HSG हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राफी, इसे आम भाषा में ट्यूब टेस्ट या नलके की जांच भी कहते हैं। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है और डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि उसकी ट्यूब खुली हुई हैं या नहीं खुली हुई हैं, तो उसके लिए HSG एडवाइस किया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिखा अग्रवाल। HSG की टाइमिंग क्या है, इसको कब कब कर सकते हैं? जब भी महिला का पीरियड आता है तो हम उसे फर्स्ट डे काउंट करते हैं और फर्स्ट 6 दिन छोड़ के, पहले 6 दिन छोड़ के इस जांच को हम 7th डे कर सकते हैं, 8th डे कर सकते हैं, 9th डे कर सकते हैं, 10th डे कर सकते हैं। मीन्स 7वें से 10वें दिन में किसी भी दिन ये जांच करा जा सकता है। जांच से पहले कोई भी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बस पेशेंट को 6 से 7 घंटे फास्टिंग के लिए बोला जाता है और जब पेशेंट आता है तो उसे पेन किलर का इंजेक्शन देके या मसल रिलैक्सेंट का इंजेक्शन देके उस पेल्विस एरिया को शून्य किया जाता है और इसके बाद एक दवाई होती है इसमें जिसे कंट्रास्ट बोलते हैं। हम सर्विक्स को कैनुलेट करके इसमें 20% यूरोग्राफिन या ओमनीपेक डालते हैं और जब ये दवाई सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में जाती है और यूट्रस से होते हुए दोनों ट्यूब में जाती है। जैसे ही ये ट्यूब में दवाई जाती है तो दोनों ट्यूब एक्सरे में दिखाई देने लगती हैं और हम देख लेते हैं कि ये दोनों ट्यूब पेटेंट हैं या इनमें किसी लेवल पे ब्लॉकेज तो नहीं है। यूजुअली इस दवाई से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है या साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कभी कभी पेशेंट को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है और या पेशेंट के नीचे के हिस्से में पेड़ों में थोड़ा सा क्रैम्पिंग पेन होता है, जैसे कि पीरियड के दिनों में पेन होता है और किसी किसी पेशेंट में हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी हो सकती है। नॉर्मली ये पेन 6-7 घंटे तक रहता है, इसके बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्मली हर महिला में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं जो यूट्रस के साइड से निकलती हैं। एक लेफ्ट साइड में ट्यूब होती है जिसे लेफ्ट ट्यूब कहते हैं और एक राइट साइड में फैलोपियन ट्यूब होती है। ये दोनों ही यूट्रस से जुड़ी हुई होती हैं और इनका दूसरा हिस्सा ऑक्टोपस की तरह ओवरी के ऊपर अटैच। ओवरी से हर महीने हर स्त्री के शरीर से एक अंडा रिलीज होता है। जैसे ही ओवरी से अंडा रिलीज होता है ये ट्यूब उसके ऊपर होती है और तो ये ट्यूब उस अंडे को कैप्चर कर लेती है। ये इस तरह से ट्यूब से होता हुआ अंडा धीरे धीरे यूट्रस में आ जाता है और इसी समय अगर स्पर्म नीचे से यूट्रस तक पहुंच जाते हैं तो स्पर्म और एग में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और बेबी कंसीव हो जाता है। इंडिकेशन ऑफ HSG, इसको क्यों करा जाता है? जब भी कोई महिला कंसीव नहीं कर पाती है, कोई भी प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, मतलब शादी के बाद बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, तो इसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तब होती है जब एक बेबी कंसीव हो जाता है लेकिन जब महिला सेकेंड टाइम प्लानिंग करती है तो उसमें बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, तो हम इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी दोनों में ही HSG इंडिकेटेड है। इसके अलावा रिकरेंट एबॉर्शन होता है। अगर किसी महिला का बार बार एबॉर्शन होता है, तीसरे या चौथे महीने पे प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो जाता है, तो यूट्रस की शेप देखने के लिए भी HSG करते हैं, क्योंकि यूट्रस में कभी कभी एक मेम्ब्रेन या सेप्टा होता है जो यूट्रस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसको यूट्रस डाइडेल्फस कहते हैं। यूट्रस की शेप देखने के लिए भी HSG एडवाइजेबल है। नेक्स्ट इंडिकेशन इज आफ्टर ट्यूबल लाइगेशन। अगर किसी भी महिला को ट्यूबल लाइगेशन हो चुका होता है और रीकैनालाइजेशन के बाद ट्यूब को चेक करने के लिए भी HSG एडवाइजेबल होता है। कॉजेज ऑफ ब्लॉकेज, अगर कोई भी इन्फेक्शन यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है तो ट्यूब मोस्टली ब्लॉकेज हो जाती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉमन है वो है ट्यूबरकुलोसिस यानी TB। हमारे इंडिया में जो सबसे जो कॉमन कॉज है ब्लॉकेज का वो है TB इस हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉमन है। महिलाओं में लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। TB में क्या होता है, हेडोसल्पिंग्स हो जाता है, मीन्स ट्यूब एक जगह से डायलेटेड हो जाती है और एक जगह से नैरो हो जाती है। इसकी वजह से ट्यूब अंडे को कैप्चर नहीं कर पाती है और प्रेगनेंसी प्लान करने में प्रॉब्लम आती है। सेकंड, कोई भी इन्फेक्शन होता है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, तो उसमें भी ट्यूब के अंदर या ट्यूब के आसपास बहुत सारे एडिशन बन जाते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है।
नंबर 2, बाइकॉर्नेट एंड सेप्टेड यूटस। इसमें क्या होता है, यूटस की शेप नहीं ठीक होती है। नॉर्मली यूटस इस तरह से होता है, लेकिन बाइकॉर्नेट यूटस में यूटस के बीच में एक सेप्टा होता है या मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से यूटस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, या बच्चा 2-3 महीने तक तो ग्रो कर सकता है, उसके बाद बेबी का मिसकैरेज हो जाता है। यूटस की शेप देखने के लिए भी HSG को एडवाइस किया जाता है। नंबर 3, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़। अगर पेल्विक एरिया में यूटस और ओवरीज या ट्यूब के आसपास कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है। नंबर 4, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो यूटस के अंदर होती है, लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी यूटस की बजाय ट्यूब में हो जाती है या सर्विक्स में हो जाती है, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद भी ट्यूब रप्चर हो सकती है। अगर बेबी ग्रो करता है तो 1-1.5 महीने तक तो ट्यूब उसको टॉलरेट कर पाती है, उसके बाद बेबी को ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है और ये ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर फैलोपियन ट्यूब का कोर्स और कैलिबर चेक करने के लिए डॉक्टर HSG के लिए बोलते हैं। Normally, fallopian tube is approximately 10 centimeter long. It has 4 parts. Number isthmus. Isthmus is the part where fallopian tube arises from the uterus. Second part is ampulla. Ampulla is the most widest part of the fallopian tube, and third part is infundibulum, and fourth part is fimbria, which are attached to the ovaries. नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब में 2 लेवल पे ब्लॉकेज होते हैं। एक तो नंबर 1 कॉर्नुअल ब्लॉकेज, जहाँ जैसे ही फैलोपियन ट्यूब यूटस से निकलती है तो उस लेवल पे भी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। एक पे फिम्ब्रिया होता है, उस लेवल पे भी ब्लॉकेज काफ़ी कॉमन है। तो अगर फिम्ब्रिया ब्लॉक होता है तो वो ट्यूब एग को कैप्चर नहीं कर पाती है और एग जब तक नहीं पहुँचता है तो प्रेगनेंसी भी कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है। तो ये 2 जो ब्लॉकेज होते हैं, एक तो कॉर्नुअल ब्लॉकेज और एक फिम्ब्रियल ब्लॉकेज, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। HSG वर्सेस लेप्रोस्कोपी। HSG एक OPD प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट आधे से 1 घंटे के अंदर फ्री हो जाता है और 1 घंटे के बाद अपने घर पे जा सकता है और अपना नॉर्मल सारा रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकता है। जबकि एक लेप्रोस्कोपी एक जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, एक ऑपरेशन होता है। इसमें पेशेंट को OT में ले जाना पड़ता है और जिस तरह से एक पूरा ऑपरेशन होता है उसी तरह से ये लेप्रोस्कोपी किया जाता है। इसमें पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होती है और पेशेंट को रिकवरी होने में भी 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, जबकि HSG में 1 घंटे में पेशेंट फ्री हो जाता है और अपने घर वापस जा सकता है। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।